हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 3 अगस्त। आज दो आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस पहले आर्टिकल में चलते हैं। पहले आर्टिकल में बेसिकली हमें पता है कि वायनाड में अभी लैंडस्लाइड हो गई है, जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट्स की इकोलॉजी और उसमें उसके प्रोटेक्शन के बारे में बात चल रही है। तो हमेशा जब कुछ भी यहाँ पे होता है, यहाँ फ्लड्स होते हैं या कुछ भी होते हैं, तो हमेशा दो कमेटीज़ आप देखोगे कि वो न्यूज़ में आ जाती हैं। पहली कमेटी है गदगिल कमेटी, 2011 में बनी थी। और इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि पूरे ही वेस्टर्न घाट को हमें इको सेंसिटिव एरियाज डिक्लेयर कर देना चाहिए। लेकिन अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना, फिर डेवलपमेंट में दिक्कत होगी कि वहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है, उससे काफ़ी चीज़ें काम की निकलती हैं। तो फिर बनी दूसरी कस्तूरी रंगन कमेटी। अब ये क्या करेगी? जाहिर सी बात है, गदगिल ने बोला हुआ सारा बना, तो ये कहेगी कम बनाओ। तो इसने क्या कहा? इसने ये कहा कि 37% ऑफ द टोटल एरिया को डिक्लेयर कर दो एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। ठीक, बस ये दो कमेटी इतनी ही याद रखना है, किससे रिलेटेड है? वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। बाकी अब देखते हैं इको सेंसिटिव एरियाज क्या होते हैं। अब देखो, इशू क्या है कि सेंटर चाहता है, ये कई बार नोटिफिकेशन इशू कर चुका है कि इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दो वेस्टर्न घाट। तो बस स्टेट्स को कुछ प्रॉब्लम है, उनके कुछ इशूज़ हैं जो अभी तक वो नहीं हो पाए हैं, इस वजह से इसको डिक्लेयर नहीं किया जा रहा। और ये आज से नहीं, बहुत साल से न्यूज़ में है। लेकिन इको सेंसिटिव एरियाज डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो, तो ये पहली बात, ये टर्म किसी भी एक्ट में नहीं है, ये याद रख लो कि ये टर्म किसी भी एक्ट में नहीं है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा 1986 का, उसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये इशू कर सकती है डायरेक्शंस टू इंडस्ट्रीज जो कि पॉल्यूट कर रही हैं, ठीक है, एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रही हैं। तो उस सेक्शन के अंदर ये क्या करते हैं, एक डिजिग्नेशन दे देते हैं एक एरिया को जिसका नाम है इको सेंसिटिव एरियाज। ठीक है, तो उसके अंदर कोई प्रोविजन है, उसके थ्रू ये डिजिग्नेशन देते हैं। ये डिजिग्नेशन और टर्म आपको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं मिलेगा, तो ये याद रखना। ठीक, अब ये होता क्या है? बेसिकली क्या करते हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया के बगल बगल में कुछ एरिया होता है जो काफ़ी सेंसिटिव होता है, उसको शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करे, इस वजह से उसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर देते हैं, या फिर पूरे उस एरिया को ही डिक्लेयर कर देंगे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। क्योंकि ये डिजिग्नेशन है ना, तो आप ये किसी भी एरिया को दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई इस पर अभी कोई क्लियर वो रूल नहीं है कि इतना ही एरिया को करना है। तो जब भी कोई एरिया को इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया जाता है, तो उसका पर्पज़ ये नहीं होता है कि उसमें सारी एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट कर दिया जाए। ठीक है, सर्टन एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट किया जाता है और सर्टन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाता है। तो ये रेगुलेटरी ज़्यादा होता है नेचर में। अब देख लेते हैं, 3 तरीके के बेसिकली डिवीजन है। पहला है प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ का, कि कौन सी एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड है। अब प्रोहिबिटेड क्या है कि कमर्शियल माइनिंग कर रहे हो अगर आप, वो प्रोहिबिटेड है। आप इंडस्ट्रीज लगा रहे हो ऐसे जो कि पोल्यूशन कॉज कर रही हैं, वो प्रोहिबिटेड है। बहुत बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोहिबिटेड हैं। और रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ में क्या है कि रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ में आपका आ जाएगा ट्रीज़, अगर आप तोड़ ज़्यादा गिरा रहे हो, कुछ हद तक ही गिरा सकते हो, होटल्स बना सकते हो, नेचुरल वाटर का कमर्शियल यूज़ कर सकते हो। और परमिटेड एक्टिविटीज़ में क्या आएगा? परमिटेड एक्टिविटीज़ में आएगा आपका कि जो भी अभी एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन चल रहा है वहाँ पे वो चलेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हो तो वो चलेगा, परमिटेड है। इवन ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो तो वो भी परमिटेड है। रिन्यूएबल एनर्जी से कुछ बना रहे हो तो वो भी अलाउड है। ठीक है, तो याद रखना कि इसमें ऐसा ना, अगर स्टेटमेंट ऐसा है कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में सब कुछ प्रोहिबिटेड है, तो ऐसा नहीं। ठीक, और मेजरली सेंटर भी डिजिग्नेट करता है इसको कि ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है। अब थोड़ा डिस्कशन जो है वो वेस्टर्न घाट्स की तरफ कर लेते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सह्याद्रीज, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या है, ब्रॉडली भी सह्याद्रीज बोलते हैं। केरला में इनका नाम चेंज हो जाता है, इनका नाम हो जाता है सह्या पर्वतम। ठीक है, तो सह्याद्रीज मेजरली आपको याद रहना चाहिए। और ये कितने स्टेट से गुजरता है? 6 स्टेट से गुजरता है। ये प्रीलिम्स में आ भी चुका है, उसमें कुछ और दे दिया था। तो ये कहाँ कहाँ से? ये गुजरात हो गया आपका, ये महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के बाद क्या आता है? यहाँ से गोवा आ गया। गोवा के बाद आपका कर्नाटक, केरला और इधर तमिलनाडु। तमिलनाडु ये बिल्कुल कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये याद रखना, 5 स्टेट नहीं है, 6 स्टेट। बाकी क्या चीज़ है कि देखो, ये वाला कोस्ट आपको पता है ना, इसको क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र वाले रीजन में इसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं। बेसिकली जो ये हमारी वेस्टर्न घाट्स हो गए, तो इसके इधर वाला जो रीजन है इनको कोंकण कोस्ट यहाँ हो गया। और इधर केरला और कर्नाटक के थोड़े रीजन में इसको बोलते हैं मलाबार कोस्ट। ठीक, और आप वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? ये बेसिकली जो इधर वाला लैंड था वो सबमर्ज हो गया है हमारा अरेबियन सी में। ठीक है, तो ये बेसिकली एक एस्कार्पमेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स।
और क्या चीज़ है कि देखो ये कंटिन्यूअस है, जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये हमारे कंटिन्यूअस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूअस है, और ईस्टर्न घाट जो है इधर डिसकंटिन्यूअस होते हैं, क्योंकि ये रिवर्स जो फ्लो करते हैं इरोड कर देती हैं वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स को। और इधर जो रिवर्स फ्लो करती हैं, जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वेस्टर्न घाट से, वो फास्टर होती हैं और वो डेल्टा नहीं बनाती हैं क्योंकि बहुत तेज़ होती हैं, वो एस्चुरीज बनाती हैं। एस्चुरीज क्या होता है कि ओशियन का और मान लो कि फ्रेश वाटर का जहाँ मिक्स होता है उसे बोलते हैं एस्चुरीज। ऑल्सो जो वेस्टर्न घाट्स है ये हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये वन ऑफ द 8 जो वर्ल्ड में इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स हैं उसमें से ये एक है। ऑल्सो जो हमारा वेस्टर्न घाट है इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है, अनाईमुडी, और ये कौन सी हिल्स में है, ये है नीलगिरी हिल्स में। और नीलगिरी हिल्स ही से ज्वाइन करती है हमारी ईस्टर्न घाट से थ्रू तिरुमाला रेंज और शेवरॉय रेंज से। ठीक, अब रिवर्स तो इधर से याद कर लो, कुछ मांडोवी रिवर है, भरतपुजा रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग तो अपनी मेजर रिवर हैं वो कृष्णा कावेरी ये सब है। ठीक, इतना ही है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इंडिया जो है इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ गगनयान मिशन। गगनयान मिशन क्या होगा, हमारा फर्स्ट मैंड स्पेस मिशन होगा। मैंड मतलब जो इनमें हम इंसानों को भेज रहे हैं ऊपर, कहाँ भेज रहे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर। ठीक है, और ऑलरेडी ये कैपेबिलिटी कौन कौन से नेशंस के पास है, यूएस के पास है, चाइना के पास है और रशिया के पास है। तो हम एलीट नेशंस में हो जाएंगे। अब गगनयान मिशन में 3 मेंबर जाने वाले हैं, तो इनकी ट्रेनिंग चल रही है बेसिकली। तो एज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग हमने क्या किया, नासा जो था, नासा प्लस एक एक्सियम स्पेस करके, कोई ये ज़रूरी नहीं है, ये लोग अपना एक स्पेस मिशन भेज रहे हैं प्राइवेट मैंड। तो हमने कहा कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स को भी ले जाओ, तो बेसिकली हम अपने एस्ट्रोनॉट्स भेज रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। बस इतना ही इंपॉर्टेंट था, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।